एक लड़की की जिंदगी उस रात पूरी तरह बदल गई जब एक हादसे ने उसे सीधे जेल पहुंचा दिया। लेकिन वो कोई आम जेल नहीं थी। यहाँ दोस्ती के पीछे धोखा था, हर कोने में डर था और सबसे खतरनाक इंसान वही था जिस पर सबको भरोसा करना चाहिए था। शुरुआत में वो लड़की बहुत कमजोर थी, लेकिन धीरे धीरे उसने ऐसा खेल खेला जिसने पूरी जेल की नींद उड़ा दी। एना नाम की एक लड़की अपने कमरे में बैठकर चेलो बजा रही होती है। तभी उसका सौतेला पिता नशे की हालत में वहां आ जाता है और उसे परेशान करने लगता है। लेकिन इस बार एना डरती नहीं। वो खुद को बचाने की कोशिश करती है और धक्का लगने से उसका सौतेला पिता गिर जाता है। गिरते वक्त उसकी गर्दन पास रखी चीज से टकरा जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। एना सदमे में खड़ी रह जाती है और कुछ ही देर बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट में एना खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। जज उसे कई सालों के लिए जुवेनाइल करेक्शनल फैसिलिटी भेज देता है। वहां पहुंचते ही एना को एहसास हो जाता है कि यह जगह किसी डरावने सपने से कम नहीं है। नए कैदियों को यूनिफॉर्म पहनाई जाती है और फिर उन्हें जेल के नियम समझाए जाते हैं। इसी दौरान एना की मुलाकात अपनी सेलमेट जीनी से होती है, जो कई सालों से वहीं रह रही थी। शुरुआत में एना सबसे दूर दूर रहती है। उसे वहां का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन जल्दी ही दूसरी कैदियों का ध्यान उसकी तरफ जाने लगता है, खासकर कोड़ी नाम की एक लड़की जो जेल के एक ग्रुप को लीड करती थी। पहले तो वह दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, लेकिन जब एना उसे इग्नोर करती है तो वही लोग उसे सबके सामने बेइज्जत करने लगते हैं। बाद में कोडी और उसकी गैंग एना को अकेला पाकर डराती और मारती भी है। डरी हुई एना किसी से शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ शिकायत करने वालों की हालत और खराब हो जाती है। इसी बीच जेल का वार्डन फ्रैंक भी एना पर नजर रखने लगता है। एना उससे मदद मांगने जाती है, लेकिन वह उसकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। इससे एना अंदर से टूटने लगती है। उसे लगने लगता है कि इस जेल में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। केवल जीनी ही ऐसी थी जो कभी कभी उसे समझाने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे एना का गुस्सा बढ़ने लगता है। अब वो खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से वो कोडी की गैंग ज्वाइन करने का फैसला कर लेती है। गैंग में शामिल होने के लिए उसे दूसरी लड़की से लड़ना पड़ता है। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि गार्ड्स को बीच में आना पड़ता है। सजा के तौर पर एना को कई घंटों तक अंधेरी सॉलिटरी सेल में बंद रखा जाता है। जब वो बाहर आती है तो फ्रैंक उसे फिर अपने ऑफिस बुलाता है। अब वो खुलेआम अपनी ताकत दिखाने लगता है। वो एना को डराता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसकी जिंदगी और मुश्किल बना दी जाएगी। दूसरी तरफ कोडी की गैंग उसे अपने ग्रुप का हिस्सा बना लेती है और उसके हाथ पर गैंग का टैटू भी बना दिया जाता है। कुछ समय बाद एना की माँ उससे मिलने आती है, लेकिन उसे सहारा देने के बजाय वह उसी पर गुस्सा निकालने लगती है। उसकी माँ को लगता है कि एना ने जानबूझकर अपने सौतेले पिता की जान ली थी। अपनी ही माँ की नफरत देखकर एना पूरी तरह टूट जाती है। अब जेल के अंदर हालात और ज्यादा खराब होने लगते हैं। लगातार लड़ाई, डर और मानसिक दबाव के कारण एना गलत आदतों की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ कैदियां उसे नशे जैसी चीजों के करीब ले जाती हैं ताकि वह अपना दर्द भूल सके। धीरे धीरे एना खुद को खोने लगती है। उसका व्यवहार बदल जाता है। वह सबसे लड़ने लगती है और यहाँ तक कि जीनी से भी दूर हो जाती है। दूसरी तरफ कोडी को भी एहसास होने लगता है कि एना अब उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है। दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगते हैं और आखिरकार कोडी उसे अपने ग्रुप से निकाल देती है। अब बिना किसी सुरक्षा के एना जेल में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। दूसरी गैंग्स उसे निशाना बनाने लगती हैं और एक दिन बाथरूम में उसे बुरी तरह पीटा जाता है। लगातार दर्द, अकेलापन और गलत आदतों की वजह से एना की मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। यहाँ तक कि एक दिन वह अपने हाथ पर डेड लिख लेती है, मानो उसने उम्मीद छोड़ दी हो। समय के साथ एना की हालत और भी बिगड़ती चली जाती है। उसकी जिंदगी अब गुस्से, दर्द और गलत आदतों के बीच फंस चुकी थी। एक दिन वह उसी लड़की का सामना करती है जिसने पहले उसे बाथरूम में परेशान किया था। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन यह झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि जेल के गार्ड भी घायल हो जाते हैं। हालात बेकाबू होने पर स्पेशल फोर्सेस को बुलाना पड़ता है और एना को फिर से एक बार आइसोलेशन सेल में बंद कर दिया जाता है। कुछ समय बाद जब उसे बाहर लाया जाता है तो कोडी फिर से उसके सामने आ जाती है और जीनी का मजाक उड़ाने लगती है। ये देखकर एना पहली बार खुलकर कोडी के सामने खड़ी हो जाती है और साफ कह देती है कि उसका किसी से कोई रिश्ता नहीं है और उसे अकेला छोड़ दिया जाए। उस रात जीनी एना के पास रहती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। दोनों के बीच फिर से थोड़ी नजदीकी और भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिलता है, लेकिन अगले दिन जीनी उसे नशे से दूर रहने की सलाह देती है, जिसे एना नजरअंदाज कर देती है। कुछ ही देर बाद एना फिर से उन लड़कियों के पास चली जाती है और जैसे ही वह नशा करने वाली होती है, कोडी वहां आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इससे एना और ज्यादा भड़क जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। माहौल फिर से बिगड़ जाता है और स्पेशल फोर्सेस को बुलाना पड़ता है। इस बार फ्रैंक खुद बीच में आता है और स्थिति को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन एना मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी होती है और वह टूटे हुए कांच से खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने लगती है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी दौरान फ्रैंक घायल हो जाता है। इसके बाद एना को फिर से सख्त सजा देते हुए आइसोलेशन में डाल दिया जाता है। वहां अकेलेपन और अंधेरे में उसका मानसिक संतुलन और बिगड़ने लगता है। एक दिन वह निराश होकर खुद को चोट पहुंचा लेती है, जिसके बाद
उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। होश आने पर वो खुद को डॉक्टर हान की देखरेख में पाती है। डॉक्टर उसे समझाती है कि वह अब सुरक्षित है और धीरे धीरे ठीक हो सकती है। पहली बार ऐना किसी के सामने अपने अंदर का दर्द खोलकर बताती है कि वह मरना नहीं चाहती थी, बस उस दर्द और अकेलेपन से भागना चाहती थी। कुछ समय बाद उसकी माँ उससे मिलने आती है और इस बार उसका व्यवहार पहले से अलग होता है। वह अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है और ऐना को फिर से पढ़ाई शुरू करने का हौसला देती है। ये सुनकर ऐना के अंदर थोड़ी उम्मीद वापस आने लगती है, लेकिन फ्रैंक उसे फिर से अपने ऑफिस बुलाता है और उसे कहता है कि वह अब ठीक है और वापस अपनी सेल में जा सकती है। ऐना समझ जाती है कि सब कुछ पहले जैसा ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ। धीरे धीरे ऐना अपनी पुरानी गलतियों को छोड़ने की कोशिश करती है और अपने गैंग टैटू को मिटा देती है। लंच के समय कोडी और बाकी लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं, लेकिन ऐना अब पहले जैसी कमजोर नहीं रहती। रात को फ्रैंक उसे एक कमरे में बुलाता है और उसे चेलो बजाने का मौका देता है। ऐना कुछ पल के लिए सुकून महसूस करती है जब वह संगीत में खो जाती है, लेकिन अगले ही दिन सब कुछ फिर से बदल जाता है। उसे एक धमकी भरा नोट मिलता है और कोडी की गैंग उस पर हमला कर देती है। इस बार वे उसे गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। इसी दौरान फ्रैंक का असली चेहरा और सामने आ जाता है। वह ऐना को फिर से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन इस बार ऐना चुपचाप सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। पैरोल हियरिंग के दिन ऐना पूरी हिम्मत के साथ सबके सामने फ्रैंक की सच्चाई उजागर कर देती है। वीडियो सबूत देखकर प्रशासन तुरंत कार्रवाई करता है और फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिरकार ऐना को पैरोल मिल जाती है। जेल से बाहर निकलते वक्त वह जीनी और कोडी दोनों को अलविदा कहती है। बाहर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है और दोनों एक भावनात्मक मिलन करते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में ऐना फिर से अपने चेलों के साथ मंच पर होती है। इस बार उसके संगीत में दर्द भी है, संघर्ष भी है और सबसे बढ़कर एक नई शुरुआत की उम्मीद भी।